A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको टोटल 6 प्रश्न करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सोशल साइंस में हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा प्रश्न संख्या 7, जो कि आपकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने आप लोगों को टोटल 6 प्रश्न करवा दिए हैं, तो आज हमें यहाँ 7वें प्रश्न से देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और ये आपसे पूछा भी गया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 यानी 2010 की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवमानना करना। अवमानना से मतलब क्या हो जाएगा, मानने से इनकार कर देना, यही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवमानना करना। मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। कब? मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। इस आंदोलन में गुजरात में स्थित डांडी नामक स्थान से समुद्र तट तक उन्होंने पैदल यात्रा की। किसने पैदल यात्रा की? महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की, जिसमें हजारों नर नारियों ने उनका साथ दिया। जिसमें हजारों नर नारियों ने उनका साथ दिया यानी महात्मा गांधी जी का साथ दिया। वहां उन्होंने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। किसने तोड़ा? महात्मा गांधी जी ने। यानी वहां उन्होंने स्वयं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। शीघ्र ही हजारों लोगों तथा राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, क्या लिखा है कि शीघ्र ही हजारों लोगों तथा राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित परिस्थितियों में बाध्य होकर आरंभ किया गया था। क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ किया। सबसे पहले यह पूछा गया, फिर पूछा गया कि इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित परिस्थितियों में बाध्य होकर आरंभ किया गया था। तो चलिए परिस्थितियां देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा पारित नमक कानून के कारण भारत की निर्धन जनता पर बुरा प्रभाव पड़ा था, अतः उनमें अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध भारी रोष था। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण जनता में रोष व्याप्त था, जनता में काफी गुस्सा था।
क्या लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण जनता में रोष व्याप्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है थर्ड कि अंग्रेजों ने नेहरू रिपोर्ट के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्तर देना अस्वीकार कर दिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखा है कि बारदौली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने को प्रोत्साहित किया। ये तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। तो ये हो गया यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ये परिस्थितियां हो गई। फिर इसके बाद आगे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ, ये भी आपको लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा, ये हेडिंग है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ, बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जहां पे ये भी आपका 12 मार्च 1930 ये भी दिया रहा होगा, ठीक है, ये भी आपको दिया जाएगा ऑप्शन में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। या फिर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसका आरंभ कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अनुसार गांधी जी को साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करना था। फिर इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र तट से थोड़ा सा नमक उठाकर शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून का उल्लंघन किया। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि इस आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया गया, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया तथा 15 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब हम देखेंगे परिणाम यानी प्रभाव, क्योंकि प्रभाव भी आपसे पूछा गया है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पे पूछा गया है ना कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए प्रभाव देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे परिणाम यानी प्रभाव, ये आपकी हेडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के निम्नलिखित प्रभाव थे। तो सबसे पहला पॉइंट कि इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। मतलब इस आंदोलन के जरिए पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इस आंदोलन में मजदूर, किसानों, महिलाओं से लेकर उच्च वर्गीय लोग तक सम्मिलित थे, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग इस आंदोलन में सम्मिलित थे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि सरकारी अत्याचारों के बावजूद लोगों ने अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा। ब्रिटिश ने क्या किया था, इन लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया था, लेकिन फिर भी भारतीयों ने क्या किया, अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, जिससे भारतीयों में आत्मबल की वृद्धि हुई। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इस आंदोलन ने कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। क्या लिखा है कि इस आंदोलन ने कांग्रेस की कमजोरियों को भी स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस के पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम न होने के कारण वह भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतया उपयोग ना कर सकी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको इतना लिखना ही पड़ेगा। जितना मैंने आपको बताया ना, अगर आप इतना लिखते हैं और ये क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखी जाती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि आप बड़े आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में 90
प्लस ला सके, यानी 90% से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें, ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तो देखिए ये हो गया प्रश्न, ये हो गई प्रश्न संख्या 7, इसका आंसर मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिया, पूरा करवा दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन के स्वरूप, कारण एवं उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। कई चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के स्वरूप, फिर उसके बाद कारण एवं उसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। 2014 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चंस आप लोगों के अब जो चैप्टर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री में, यहीं से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस आपके ये देखिए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वरूप पूछा गया है, तो हेडिंग क्या होगी? हेडिंग यहाँ पे होगी असहयोग आंदोलन का स्वरूप। सबसे पहले यहाँ पे स्वरूप आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी अंग्रेजों की दमनकारी नीति से बहुत दुखी हो उठे थे। ठीक है, महात्मा गांधी अंग्रेजों की दमनकारी नीति से बहुत दुखी हो उठे थे। फलस्वरूप उन्होंने अगस्त 1920 ईस्वी को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। कब? देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि उन्होंने अगस्त 1920 ईस्वी को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। राजनीति के क्षेत्र में यह अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का अभिनव प्रयोग था। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने भारतीयों से यह विनती की कि वे अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें। यह विनती किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। तो उन्होंने भारतीयों से यह विनती की कि वे अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें। फिर आगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजे। यानी जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों से महात्मा गांधी ने ये विनती की थी कि अंग्रेजी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ने ना भेजें। काउंसिलों तथा स्थानीय संस्थाओं की सदस्यता त्याग दें। क्या करें? त्याग दें। और विदेशी वस्तुओं एवं न्यायालयों का बहिष्कार करें। गांधी जी के अहिंसा पर, ठीक है, गांधी जी के अहिंसा पर आधारित इस असहयोग आंदोलन का अच्छा परिणाम निकला। यानी जो परिणाम था वो काफी अच्छा निकला। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालयों का परित्याग कर दिया और राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की। लोग खद्दर एवं स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग अधिक करने लगे। यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे भारत के लोग। स्वराज्य का संदेश अमर बेल की भांति समस्त भारत में फैल गया। जैसे अमर बेल, जो अमर बेल होती है ये फैल जाती है एक तरफ से, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्वराज्य का संदेश अमर बेल की भांति समस्त भारत में फैल गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया असहयोग आंदोलन का स्वरूप। फिर हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कारण। अब हमें यहाँ पे कारण यानी रीजन बताना है। तो चलिए कारण हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि असहयोग आंदोलन के कारण, ये हेडिंग होगी। ठीक है, हेडिंग क्या है? असहयोग आंदोलन के कारण। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे। जो मध्यम वर्ग के लोग थे और जो निम्न वर्ग के यानी निचले वर्ग के लोग थे, वो इस महंगाई से क्या हो गए थे? अत्यधिक परेशान हो गए थे। उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर इन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है कि रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। क्या लिखा है कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि वर्ष 1919 का
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नीयत से लाया गया, न कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुई। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है कि सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी क्षेत्र में किसी को सहयोग नहीं करती थी। यहाँ पे लिखा है ना कि सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कारण हमने देख लिया, ठीक है, कारण यहाँ पे हो जाता है पूरा। फिर आपसे पूछा गया है परिणाम, अब हमें परिणाम भी यहाँ पे बताना है। तो चलिए परिणाम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आंदोलन के परिणाम, यहाँ पे आंदोलन का परिणाम ये लिखा हुआ है। तो देखिए वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों, शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं और व्यापारियों को साथ लाने का काम किया। इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया। इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जगाया एवं देश की आज़ादी के लिए त्याग करने की भावना को जागृत किया। तो ये हो गया आंदोलन का परिणाम, यानी आंदोलन के परिणाम यहाँ पे ये हो गया। और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट। कितनी चीजें पूछी गई थी कि असहयोग आंदोलन के स्वरूप, कारण एवं उनके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे स्वरूप बताया, ये हो गया, आपको यहाँ तक लिखना होगा। फिर यहाँ पे कारण हो गए, ठीक है। फिर लास्ट में हमने यहाँ पे परिणाम भी देख लिया। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन की स्थिति का वर्णन करें। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन की स्थिति का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के फैलने के निम्नलिखित कारण थे। क्या लिखा है कि असहयोग आंदोलन के फैलने के निम्नलिखित कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रतिभागी, ये हेडिंग होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम्य क्षेत्रों में, यानी गांव के क्षेत्रों में, क्या हो जाएगा, ग्राम्य का मतलब गांव होता है ना, तो ग्राम्य क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व किसानों, जनजातीय लोगों तथा स्थानीय नेताओं ने किया। उदाहरणतः अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग क्या थी, प्रतिभागी। अब चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट दिया है कि ग्रामीण लोगों की भागीदारी, ये हेडिंग होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंदोलन अंग्रेज के विरुद्ध न होकर तालुकेदारों तथा जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, यानी जो तालुकेदार होते थे और जमींदार होते थे, इनके विरुद्ध था। ग्रामीण लोगों की समस्याएं नगरीय लोगों से भिन्न थी, यानी जो ग्रामीण लोग थे, गांव के लोगों की समस्या जो थी वो शहर के लोगों की समस्या से एकदम भिन्न थी, एकदम अलग थी। तालुकेदार तथा जमींदार ऊंची लगान तथा विभिन्न प्रकार के कर दूसरों से वसूलते थे। ये जो तालुकेदार और जमींदार थे, ये क्या करते थे, जो गांव के मजदूर और किसान होते थे उन पर अपनी मनमानी चलाते थे, उनसे मनचाहा लगान वसूल करते थे, मतलब काफ़ी परेशान करते थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि तालुकेदार तथा जमींदार ऊंची लगान तथा विभिन्न प्रकार के कर विभिन्न प्रकार के कर दूसरों से वसूलते थे। दूसरों से मतलब क्या हो जाएगा, जो गांव के गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनसे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। क्या लिखा है, किसानों को बेगार करनी पड़ती थी तथा जमींदार के खेतों में बिना मजदूरी काम करना पड़ता था। मतलब जमींदार क्या करवाते थे, किसानों से काफ़ी काम भी करवाते थे और उनको कोई पैसा नहीं देते थे। मतलब दिन भर काम करवाएं और कोई पैसा उनको नहीं मिलता था। इतनी मेहनत भी करते थे, किसानों के पास खाने के लिए खाना तक भी नहीं होता था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि विरोध के तरीके, ये हेडिंग होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रामों में, यानी गांव में आंदोलन का एक दूसरा ही रुख था। कई स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी और मोची की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आदेश दिया।
ठीक है, क्या लिखा है कि ग्राम में यानी ग्रामों में, गांव में आंदोलन का एक दूसरा ही रुख था। कई स्थानों पर जमींदारों को नाई, धोबी और मोची की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का आदेश दिया। यानी जो जमींदार थे, इन लोगों के लिए क्या, जमींदार के ऊपर क्या कर दिया गया, जमींदारों को वंचित कर दिया गया नाई और धोबी से। ठीक है, नाई क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बाल वाल काटते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो जमींदार थे, इनको इन सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, मतलब इनको ये सुविधा नहीं मिल रही थी, ना ही नाई की ना ही धोबी की, ये सब सुविधाएं जमींदारों से छीन ली गई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेता अवध के गांवों में उन लोगों की समस्याओं को समझने के लिए दौरे पर गए। यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन लोगों की समस्याओं को जानने के लिए वो दौरे पर गए थे। ठीक है, यानी वहाँ पे गांव में गए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। जब वर्ष 1921 में आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। आंदोलन हिंसक उठा, जो आंदोलन था वो क्या हो गया, वो हिंसक हो उठा, जिसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने पसंद नहीं किया। यानी कुछ कांग्रेसी नेताओं को ये पसंद नहीं आया कि आंदोलन में हिंसा होने लगी थी, आंदोलन जो था काफ़ी हिंसक हो उठा था। ठीक है, यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है, और जो आपके यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 थी ये भी हो गई, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। देखिए ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी प्रश्न दिए गए हैं। तो अभी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न बचे हुए हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वर्ष 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रोलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी रोलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, यही हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा कि रोलेट एक्ट के विरुद्ध लोगों की निम्नलिखित प्रतिक्रिया थी। तो सबसे पहली हेडिंग, रैलियां और हड़तालें। क्या है, रैलियां और हड़तालें। तो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न शहरों में रैली का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप दुकानें जो थी वो बंद हो गई। क्या लिखा है, जिसके परिणाम स्वरूप दुकानें बंद हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है यहाँ पे कि जलियांवाला बाग में सभा। तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग के बंद मैदान में सरकार की नई दमन नीति का विरोध करने के लिए एक बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त संघर्ष। तो यहाँ पे लिखा है कि रोलेट एक्ट का लोगों पर गहरा और अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने एक संयुक्त संघर्ष की जरूरत समझी, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय एक होकर यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए रोलेट एक्ट का भारतीयों ने जमकर विरोध किया था। रोलेट एक्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको कराया हुआ है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया, जो कि लास्ट हेडिंग यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा है कि महात्मा गांधी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे, जो 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। तो ये आपका यहाँ पे लास्ट हेडिंग हो जाएगी, और इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कंप्लीट, उत्तर हो जाता है कंप्लीट। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन और करवा दिए हैं, यानी टोटल मैंने आपको इस चैप्टर में 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अभी तक करवा दिए हैं, लेकिन अभी भी 2 या 3 प्रश्न आपके बचे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवा दूंगा, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये चैप्टर आपका काफ़ी लंबा है, मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ पे करवा दी हैं, बस अब यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवा दूंगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए नया टाइम टेबल आपको बता दूंगा। नया टाइम टेबल यानी आपकी क्लासेस का नया टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।